मैं आप सभी के लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ। ड्रामा की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड रोजी को दिखाया जाता है, जो हमारी कंपनी के मेन लीड मिस्टर यांग की सेक्रेटरी होती है। रोजी उसके पास आती है और उसे बताती है। तभी मीडिया वाले यहाँ पहुँच चुके हैं और शो शुरू होने वाला है। तभी हम देखते हैं शो के बीच में कुछ लोग हंगामा करने लगते हैं, जो इनकी कंपनी पर इल्जाम लगा रहे होते हैं। एक औरत कहने लगती है कि ये आदमी अपनी कंपनी के कपड़ों में हार्मफुल केमिकल यूज करता है, जिसकी वजह से मेरे बेटे को कैंसर हो गया है। और वो प्रूफ दिखाने के लिए डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाने लगती है कि ये बात एकदम सच है। और मीडिया वालों को भी मसाला मिल जाता है, इसलिए वो उसकी बात पर फोकस करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं रोजी ने इसके बारे में पता कर लिया होता है और वो तुरंत ही सभी के सामने असली रिपोर्ट को दिखाती है और कहती है ये लेडी जो रिपोर्ट दिखा रही है वो रिपोर्ट एकदम नकली है और हमारी कंपनी के फैब्रिक में कोई भी केमिकल यूज नहीं किया गया है। और वो बोलता है तुम लोगों ने मेरी कंपनी पर झूठा इल्जाम लगाया है, मैं इसके लिए लीगली एक्शन लेने वाला हूँ। और ये सुनकर वो लोग माफी मांगने लगते हैं और डर जाते हैं और बोलते हैं हम लोग तो बस ये पैसों के लिए कर रहे थे। यांग उससे पूछता है तुम ये किसके कहने पर कर रहे हो। वो लोग बताने से मना कर देते हैं। यांग के बॉडीगार्ड्स उन लोगों को पकड़कर ले जाते हैं और यांग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। फिर हम रोजी को देखते हैं, जो यांग के बोलने पर अपना काम कर रही होती है। रोजी ओवर टाइम कर रही होती है और वो जैसे ही अपना काम पूरा करके जाने लगती है तो उसे अचानक से चक्कर आता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। डॉक्टर उसकी फ्रेंड लीना को बताते हैं रोजी को ब्रेन ट्यूमर है और अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 1 साल का वक्त है। ये जानकर रोजी की फ्रेंड लिन बहुत ही दुखी होती है। उसे इस बात पर यकीन नहीं होता कि रोजी को इतनी बड़ी बीमारी हो सकती है। रोजी भी ये सब सुन लेती है और रोने लगती है। डॉक्टर बोलता है उसे अब अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेनी चाहिए ताकि उसे बाद में रिग्रेट ना हो। फिर हम रोजी को देखते हैं, वो कंपनी में बैठकर अपना रिजाइन लेटर लिख रही होती है। तभी यांग ऑफिस में आता है। वो उससे मॉर्निंग कहती है। फिर वो उसके बोलने पर वो उसके ऑफिस में जाकर सारी चीजें तैयार करती है और ये भी बताती है कि मैंने पता कर लिया है कि शो में हंगामा किसने करवाया था, कि पीछे किसी वांग नाम के आदमी का हाथ है। तभी यांग उससे बोलता है तुम्हारा आई मेकअप खराब हो गया है, तुम मेरी सेक्रेटरी हो, तुम्हें इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए। भी रोजी यहाँ पर बोल देती है कि मुझे रिजाइन करना है। ये सुनकर यांग हैरान हो जाता है और बोलता है मैं तुम्हें 1 मिलियन सैलरी दे रहा हूँ, इतनी ज्यादा सैलरी लेकर भी तुम रिजाइन क्यों कर रही हो। तो वो बोलती है मुझे अपनी लाइफ भी तो जीनी है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो सोचता है कि लगता है मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम हूँ तो इसे मुझसे प्यार हो गया है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था मैं काम करते टाइम इतना ज्यादा हैंडसम लगता हूँ और शायद ये इसी वजह से रिजाइन करना चाहती है ताकि इसके वर्क के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। फिर वो स्टाइल मारने लगता है और खुश होकर कहने लगता है कि वो उसे परस्यू करने का चांस दे रहा है। इससे पहले रोजी बोल देती है कि मुझे आज छुट्टी चाहिए क्योंकि मुझे डेट पर जाना है। ये सुनकर यांग हैरान हो जाता है। यांग को इस बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आ रही होती है और इस तरफ हमारी रोजी रो रही होती है। फिर हम देखते हैं यांग शावर लेने के बाद अपना चेहरा आईने में देखकर मन ही मन खुद की तारीफ कर रहा होता है। मैं इतना ज्यादा हैंडसम था, मुझे तो पता ही नहीं था, और इतना ज्यादा हैंडसम होना क्या गुनाह है। आई नो मेरी सेक्रेटरी रोजी को मुझसे प्यार हो गया है और उसे लग रहा है कि वो मेरे लायक नहीं है, इस वजह से वो रिजाइन करना चाह रही है। फिर हम रोजी को देखते हैं जो कि ब्लाइंड डेट के लिए जाती है। वो लड़का उसे फ्लावर देता है। रोजी मन में सोच रही होती है मैं चाहती हूँ मरने से पहले कम से कम मैं अपने लाइफ के उस लड़के को ढूंढ लूँ जो मुझसे रियल लव करे। हम देखते हैं रोजी का ब्लाइंड डेट उसे बोलता है कि ये पोज बहुत अच्छा लग रहा है, तुम इसमें एंजल लग रही हो, लाओ मैं तुम्हारी फोटो खींच लेता हूँ। तो वो बोलती है सच में तुम बहुत ही ज्यादा मजाकिया हो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर भी पहुंच जाता है। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि इन हीरोज को पता कैसे चलता है कि हमारी हीरोइन की ब्लाइंड डेट कहाँ पर है। साला कौन है जो इनको एड्रेस बता देता है। जाने दीजिए, हम स्टोरी पर फोकस करते हैं। वो उन दोनों को देखकर बहुत ही जेलिस होता है और वो उसकी ब्लाइंड डेट खराब करने के लिए रेस्टोरेंट में आने लगता है और एकदम से स्टाइल मारने लगता है जैसे वो शाहरुख खान हो। तभी सभी लड़कियां उसकी ओर देखने लगती है जैसे सच में वो शाहरुख खान ही है। रोजी का ब्लाइंड डेट उससे पूछता है तुम फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हो। रोजी ये सुनते ही सोचने लगती है कि यांग उसे हर वक्त कॉल पर काम करवाता रहता है। रोजी यहाँ पर लू से कहती है मैं एक सेक्रेटरी हूँ और मुझे 24 आवर्स कॉल पर रहना पड़ता है, इसलिए फ्री टाइम का तो मैं सोच ही नहीं सकती, ये मेरे लिए सपने जैसा है। सोचो आखिर कोई बहुत इतना ज्यादा एनर्जेटिक कैसे हो सकता है। इतने में यहाँ पर यांग आकर बैठ
जाता है। तो लू पूछने लगता है कि ये कौन है। तो रोजी बताती है ये मेरे बॉस है। लू हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। यांग अपने में ही लगा रहता है। तो ये देखकर रोजी कहती है मेरे बॉस को माइस्फोबिया है। यांग उससे पूछता है कि तुम क्या काम करते हो। तो लू बताता है कि मैं अब्रॉड काम कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर आया हूँ और किसी अच्छी जॉब की तलाश में हूँ। फिर वो उसे और ज्यादा सवाल करने लगता है और उसकी स्टडी कहाँ तक हो रखी है उसके बारे में पूछता है। यहाँ रोजी कहती है बॉस ये मेरी ब्लाइंड डेट है, ना कि कोई इंटरव्यू। यांग बोलता है मुझे पता है तुम मेरी एम्प्लॉय हो और तुम्हारा खुशियाँ मेरे लिए मैटर करती हैं, इसलिए तो मैं इससे इतने सवाल पूछ रहा हूँ। फिर यहाँ पर यांग लू को ऑफर देता है कि अगर तुम मेरी कंपनी में काम करोगे तो मैं तुम्हें 1 साल का 10 मिलियन दूंगा। ये सुनकर लू खुश हो जाता है और वो तुरंत ही ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है मैं आपके लिए कॉफी लेके आता हूँ सर। तभी रोजी जोर से पूछती है कि बॉस आप ये जानबूझकर कर रहे हैं ना, आप मेरी ब्लाइंड डेट खराब करने के लिए आए हैं, मुझे सब पता है। तो यांग कहता है मैं इतना भी फ्री नहीं हूँ। इतने में वहाँ पर वेटर आती है और उसे कहती है कि सर आपने जो सीट बुक करी थी वो अभी खाली हो चुकी है, आप वहाँ पर जाकर बैठ सकते हैं। तभी हम यांग को देखते हैं। यांग वेटर को आंख मारकर इशारा करता है। सच में हमारा मेन लीड बहुत ही ज्यादा फनी है। रोजी यहाँ पर सब सुन लेती है और बोलती है देखा मुझे पहले ही पता था तुम यहाँ पर मेरी ब्लाइंड डेट खराब करने के लिए आए हो। फिर या वेटर को यहाँ से भेज देता है। वो रोजी को कहता है एक्चुअल में मेरी एक क्लाइंट के साथ शेड्यूल चेंज हो गया है, इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ कंपनी जाकर ओवर टाइम करना होगा। तो रोजी फट से बोलती है सॉरी बॉस शायद आप भूल गए हैं, मैंने आज छुट्टी ले रखी है। वो कहता है चलोगी तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस दूंगा। तो रोजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है हर कोई आपकी तरह पैसे के पीछे नहीं पड़ा रहता है, देखो प्लीज आप मुझे मेरी लाइफ को एंजॉय करने दो। यांग कुछ भी नहीं बोलता और तभी वहाँ पर लू आ जाता है उसके लिए कॉफी लेकर। यांग उसे बोलता है कि मैं तुम्हें इसी वक्त हायर करता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ अभी कंपनी चल के ओवर टाइम करना पसंद करोगे और मैं तुम्हें ये कार भी देता हूँ। लू तो बहुत ही खुशी खुशी मान जाता है और कहता है ठीक है बॉस। यांग रोजी को इशारा करता है कि अब तो चलना ही पड़ेगा। फिर वो लोग उसकी कंपनी के ऑफिस में आ जाते हैं। यांग लू से बोलता है कि अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करोगे तो तुम्हारी सालाना सैलरी डबल कर दूंगा। ये सुनकर तो वो फटाफट से साइन करने जा रहा होता है। तभी रोजी उसे जल्दबाजी करने से रोकती है और कहती है इसे पहले पढ़ तो लो। लू बोलता है क्या इसकी जरूरत है। तो रोजी कहती है क्या जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ये सीन बहुत ही फनी हो जाता है। फिर इतने में यांग नंबर्स काउंट करने लगता है तो लू तुरंत ही साइन कर देता है और वो यांग को बोलता है बॉस आप फिक्र ना करें, मैं बहुत ही अच्छा काम करूंगा। फिर वो रोजी का हाथ पकड़कर रोजी को बोलता है तुम तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लकी हो, अब तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और हम दोनों शादी करेंगे। ये सब देखकर यांग बहुत ही जेलस होता है और फटाक से उन दोनों के बीच में घुस जाता है और उन दोनों को अलग कर देता है। यांग बोलता है मेरी कंपनी में ऑफिस रोमांस बिल्कुल भी अलाउ नहीं है और जो भी यहाँ पर जॉब कर रहा है उसे 5 साल तक शादी नहीं करनी है। लू बोलता है लड़का भी शादी नहीं कर सकता। यांग बोलता है मेरी कंपनी में जेंडर इक्वलिटी है, तो देखो अब तुम्हें बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, अब जाओ। तो वो वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। फिर यांग रोजी को कहता है देखो तुम्हारी चॉइस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये थोड़े से पैसों के लालच में तुम्हें छोड़कर चला गया, तो सोचो आखिर तुम इस पर कैसे विश्वास कर सकती हो। तो रोजी उस पर गुस्सा करती है कि बॉस आखिरकार वो एक इंसान है, कोई चेस पीस नहीं, और आप भूल गए हो कि कंपनी में किस तरह से एम्प्लॉय को हायर किया जाता है, पहले उनके बारे में पता लगाया जाता है, ऐसे ही नहीं मुंह उठाकर किसी को भी कंपनी में हायर कर ले। ये सुनते ही वो सोचने लगता है ये मेरी कितनी ज्यादा केयर करती है। फिर वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें 3 मिनट का टाइम देता हूँ, तुम्हें इसकी सारी इन्फॉर्मेशन पता लगानी होगी। ये सुनकर रोजी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लगती है मैं एक इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं जो 3 मिनट में आपका काम करूंगी, आपके लिए मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, मैंने कितना कुछ बर्दाश्त किया है। तो यांग बोलता है तुम क्या कह रही हो, मैंने तुम्हें पिछले 6 सालों से काम करवा के टॉर्चर किया है। अब यांग उससे बोलता है कि अंधेरा हो रहा है, अब बता दो कि तुम कहना क्या चाहती हो। वो कहती है ठीक है वैसे भी अब मैं जॉब छोड़ने वाली हूँ, तो आज मैं अपनी भड़ास निकाल ही देती हूँ। यांग बोलता है ठीक है सुनाओ, मैं भी तो सुनूं कि तुम किस चीज से इतना ज्यादा डिससेटिस्फाई हो। तो रोजी उस पर चिल्लाना शुरू करती है कि तुम जैसे इंसान को सब दिन काम की पड़ी रहती है और उसके रिजल्ट की पड़ी रहती है, तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स का घंटा ही फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है दिन भर तुम अपनी शक्ल आईने में देखते रहते हो, लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है दूसरों की नजर में तुम्हारी क्या इमेज है। तुम एक सेल्फिश इंसान हो और तुम्हारे साथ काम करके मैं थक चुकी हूँ और तुम्हारे साथ मैंने 6 साल काम किया है और तुमने मुझे 6 सालों में इतना काम करवाया कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे 12 सालों का एक्सपीरियंस मिल गया, इतना ओवर टाइम वर्क कराया। और सोचो क्या ये थोड़े से पैसे मुझे मेरे वो 6 साल ला कर दे सकते हैं, क्या मेरी इस चीजों की भरपाई कर सकते हैं। और ये सब सुनाकर वो वहाँ से जाने लगती है।
हैं। वो बोलता है, लेकिन तुमने मुझे ये पहले कभी क्यों नहीं बोला कि तुम्हें ये सब नहीं करना है। वो कहती है अब बस बहुत हो गया, और फिर वो अपने घर चली जाती है। फिर हम देखते हैं दोनों फ्रेंड्स मिलकर जूस पी रही होती हैं और रोजी बहुत ही खुश होकर अपने फ्रेंड को बताती है कि आज मैंने अपने बॉस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा किया, बहुत ज्यादा चिल्लाई, इससे मुझे बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। उसकी फ्रेंड उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगती है कि फाइनली अब तेरा सपना पूरा हो गया अपने बॉस को डांटने का। रोजी बोलती है वैसे मुझे तो उसके बारे में सोचकर ही गुस्सा आ रहा है, तुम्हें नहीं लगता कि उसका दिमाग खराब है? तुम्हें पता है मैंने जो ब्लाइंड डेट अरेंज की थी उसने उसको भी खराब कर दिया और वहाँ पर आ टपका। उसकी फ्रेंड बोलती है मुझे तो लगता है पक्का वो तुम्हें पसंद करता है। तो रोजी कहती है ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है कि वो मुझे पसंद करे। तो उसकी फ्रेंड कहती है अरे देखो ना, वो कितना गुड लुकिंग है और पैसे वाला भी है, तो एक बार उसे कंसिडर करके तो देखो। तो रोजी कहती है कि अगर हम उसकी पर्सनैलिटी को हटा दे तो वो सच में है तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग। की फ्रेंड कहती है ये देखना टाइम के साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी भी और अच्छी हो जाएगी। तो रोजी मना कर देती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं अपना वक्त उस जैसे इंसान पर बर्बाद करूं, इससे अच्छा होगा मैं अपने टाइम का यूज करके अपनी पसंद की चीजें करूं। तो उसकी फ्रेंड कहती है चलो अपसेट मत हो, बताओ अब तुम्हारी और क्या विशेष है। फिर इधर हम यांग को देखते हैं जो अपने दोस्त को रात को बुलाता है और उसका दोस्त बोलता है कि तुमने आखिर इतनी रात को मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है, और वो फटाक से उसे 1 मिलियन सेंड कर देता है। उसका फ्रेंड तो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और पूछने लगता है कि बताओ क्या पूछना है। तो यांग कहने लगता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। ये सुनकर उसका फ्रेंड थोड़ा घबरा जाता है और कहता है अरे पागल, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। तो यांग कहने लगता है मैं ये कहना चाहता हूँ क्या मैं तुम्हें सेल्फिश या डरावना दिखता हूँ। उसका फ्रेंड बोलता है मुझे लगता है तुम्हारे सर पर चोट लग गई है, तुम इतना होश में कैसे हो और ये सब तुम पूछ रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बस तुम मुझे इतनी रात को ना बुलाते तो सब ठीक होता। फिर यांग अपने फ्रेंड को खुश करने के लिए उसे 1 मिलियन ट्रांसफर कर देता है और उसे कहने लगता है कि मेरा एक दोस्त है कि उसकी एक पुरानी एम्प्लॉय है और वो अचानक से रिजाइन करना चाह रही है, उसे छोड़कर ब्लाइंड डेट जा रही है, और ये सोच कर मेरे दोस्त की नींद हराम हो गई है। तो उसका फ्रेंड हंसने लगता है और कहता है कि आखिर तेरे पास मेरे अलावा और कौन सा दोस्त है। देख अच्छी बात है ना, तुझे किसी से प्यार हो गया तो किसी को पसंद करता है, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हूँ। तो यांग फटाक से कहता है अरे मैं अपनी नहीं अपने फ्रेंड की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है जाने दे, मुझे बता दे मैं अपनी एम्प्लॉय को कैसे रोकूं। तो उसका फ्रेंड उसे एक आइडिया देने लगता है तो ये बॉस वाली हरकतें करना बंद कर दे और अपनी एम्प्लॉय को पार्टी एक ही तरह समझ। तो यांग कहता है ओके मुझे समझ आ गया। फिर वो फटाक से रोजी को कॉल करता है और उसे रात को घर आने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं अगली सुबह जब उसके फ्रेंड की नींद खुलती है तो वो यांग को बालकनी में खड़ा देखकर डर जाता है और उसे कहता है अरे भाई प्लीज ऊपर से कूदना मत, अभी तो तुम बहुत ही जवान हो, तुम मेरा सोचो, अपनी मॉम का सोचो, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ। यांग उससे कहता है कि वो यहाँ पर नहीं आई और उसने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। उसका फ्रेंड ये देखकर उस पर गुस्सा करता है कि आखिर कौन किसी लड़की को आधी रात में इस तरह कॉल करके बुलाता है, इतना सेंस तो तुम्हें होना ही चाहिए। तो यांग का फ्रेंड उसे दूसरा आइडिया देने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो यांग कहता है मैं समझ गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो दोनों मिलकर रोजी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। जैसे ही रोजी यहाँ से निकल रही होती है तो वो उन दोनों को इग्नोर करके जाने लगती है। तब वो दोनों जल्दी से उसे रोकते हैं और वो अपनी कार खोल के उसे बहुत सारे गिफ्ट दिखा रहा होता है। तो रोजी कहती है तुम तो पागल हो गए हो। यांग उसे फ्लावर देते हुए कहने लगता है कि मुझे पता है जब से तुम छोटी सी थी तुम्हारे डैड कर्जे में थे, इस वजह से तुम ऐसा बिहेव कर रही हो क्योंकि तुम अपने आप को वर्थलेस समझ रही हो। तभी रोजी उस पर चिल्लाते हुए कहती है इन 6 सालों में तुमने मुझे इतना क्रिटिसाइज किया है और मुझे बिल्कुल भी पर्सनल स्पेस नहीं दी है और ना ही फ्रीडम दी और ना ही लाइफ दी, और अब तुम कह रहे हो कि मैं अपने आप को वर्थलेस समझ रही हूँ। देखो तुम्हें बता दूं मैं अब रिजाइन कर रही हूँ और मैं कहीं और जॉब देख लूंगी। तो वो कहता है तुम्हारा रिजाइन करना, जॉब ढूंढना, ब्लाइंड डेट पर जाना, ये सारे एक्सक्यूजेस है ना मुझे प्रोवोक करने के लिए। तो रोजी उस पर चिल्लाती है कि तुम पूरे मेंटल हो चुके हो और वो उसे छोड़कर जाने लगती है। तभी रास्ते में एक कार रुकती है और रोजी को किडनैप करके लेके चले जाते हैं और गुंडे उसकी आंख पर पट्टी बांध देते हैं। रोजी को लगता है कि उसे यांग ने किडनैप किया है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें ब्लॉक क्या कर दिया और मैंने रिजाइन कर दिया तो तुम अब ये ऐसी हरकतें करोगे। तभी वो लोग उसकी आंख की पट्टी खोलते हैं तो वो सोचती है कि आखिर यांग कहाँ पर है। फिर वो गुंडे उससे कहते हैं, फिर वो गुंडे अपने बॉस से बात करवाते हैं जो रोजी से पूछने लगता है कि यांग की कंपनी का नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होगा। ये सुनने के बाद रोजी को समझ आ जाता है कि ये लोग तो यांग की कंपनी के दुश्मन हैं।
रोजी उन्हें साफ-साफ बोल देती है, आखिर मुझे कैसे पता होगा उसके इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में? मैं एक नॉर्मल सी सेक्रेटरी हूँ, बॉस मुझे अपनी कंपनी की डिटेल क्यों ही बताएंगे? यहाँ पर उस गुंडे को गुस्सा हो जाता है और कहता है, लगता है इतनी आसानी से अपना मुंह नहीं खोलने वाली, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इधर हमें ऑफिस में यांग दिखाया जाता है जो उसे प्रपोज करने के लिए अपनी लाइंस की प्रैक्टिस कर रहा होता है कि कैसे वो रोजी को ये सारे गिफ्ट्स देगा और उसे डिनर के लिए इनवाइट करेगा। पर बहुत ज्यादा देर हो गई होती है, रोजी अभी तक आई नहीं होती है और वो सोचने लगता है कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि वो कभी लेट नहीं होती। वो किसी को कॉल करके रोजी की लोकेशन निकालने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो गुंडे रोजी के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। अभी वहाँ पर यांग अपनी बाइक लेकर आ जाता है रोजी को बचाने के लिए और जल्दी से उसकी रस्सी खोलकर कहता है कि तुम यहाँ से निकलो, मैं इन लोगों को देख लूंगा। वो बोलती है, नहीं तुम्हें कुछ हो जाएगा। यांग बोलता है, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। फिर वो उन लोगों से फाइटिंग करने लगता है। रोजी को बचाते हुए उसे थोड़ी सी चोट लग जाती है और वो इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग करता है कि जैसे वो मरने ही वाला हो, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है और उसे आई लव यू कहते हुए बताता है कि वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कहता है, मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ मेरे मरने के टाइम पर तुम मेरे साथ हो। वो बोलता है, मैं चाहता हूँ अगर मेरी अभी भी लाइफ बची हो तो मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी? तो रोजी उसे रोते हुए यस कर देती है। सॉरी दोस्तों, मुझे हंसी आ गई। हीरो इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा है, इसे तो कोई बच्चा भी ना पटे। जाने दीजिए, आप स्टोरी पर फोकस करते हैं। तो रोजी रोते हुए उसे यस कर देती है और कहती है कि नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला, तुम ठीक हो जाओगे। तभी इतने में वहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है और उसका कान पकड़कर कहता है, आखिर तुम कब तक इतनी ओवर एक्टिंग करने वाले हो? फिर हम देखते हैं रोजी यांग के घर पर होती है और वो उसके बैग पर मेडिसिन लगा रही होती है। तभी वो उसे कहता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? वो कहती है, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ, आज तुमने मेरी जान बचाई है। यांग रोजी से कहता है, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, मुझे तुम्हें खोने से डर लगता है, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहना। रोजी यांग से कहती है, तुमने मुझसे क्लियरली झूठ कहा है। तो यांग एक्टिंग करने लगता है कि मुझे दर्द हो रहा है। तो वो पूछती है, कहाँ दर्द हो रहा है? यांग उसे अपना हाथ टच करवाता है और कहता है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है। रोजी स्माइल करने लगती है। फिर उसे अपने फ्रेंड की बात याद आती है, उसने कहा था कि यांग कितना गुड लुकिंग है और पैसे वाला है, उसे एक बार तो अप्रोच करके देखना ही चाहिए। यांग उसे प्यार से देखने लगता है और रोजी के जवाब का वेट करने लगता है। तो वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें चांस देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। पहला तो ये कि मैं तुम्हें 1 महीने के लिए बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। तो ये सुनकर वो खुश हो जाता है और कहता है, अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो क्या तुम मुझे ये जॉब रेगुलर करने के लिए दोगी? तो कहती है, तो तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बाकी की शर्तें बता देती हूँ। मेरी दूसरी शर्त ये है, तुम मेरे साथ बॉस की तरह बिहेव करना बंद कर दोगे। और मेरी तीसरी शर्त ये है, अगर मैं तुम्हें ईस्ट में जाने का बोल रही हूँ तो तुम वेस्ट में नहीं जाओगे। कहने का मतलब, जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वही करना होगा और मेरे 9 से 5 की जॉब रहेगी और उसके बाद मेरे साथ अच्छे से रहोगे। ये सुनकर यांग बहुत ही खुश हो जाता है और उसके साथ तुरंत ही डील कर लेता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं रोजी आराम से उठती है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है, क्या तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना? तुम लेट हो रही हो। रोजी कहती है, फिक्र मत करो, अब मैं आराम से जा सकती हूँ। और रोजी बहुत ही खुश होती है और कहती है, आखिरकार 6 सालों बाद मैं फिर से 9 से 5 की जॉब कर रही हूँ। लेकिन फिर वो वापस अपसेट हो जाती है कि ये अच्छे दिन ज्यादा वक्त के लिए नहीं है। वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं जल्दी से जल्दी अपनी सारी विशेष पूरी करूंगी ताकि मुझे रिग्रेट ना हो। फिर इसके बाद हम यांग को उसके घर के बाहर देखते हैं, जो उसे पिक करने के लिए आया होता है और उसे फ्लावर देता है। रोजी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो कार में बैठती है तो उसके क्लोज आने लगता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारा 1 महीने के लिए ट्रायल बॉयफ्रेंड हूँ, तो मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने वाला हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकती है ऑफिस की छुट्टी के बाद हमारा क्या प्लान होगा? तो रोजी कहती है, लू ने तो अभी ज्वाइन किया है ना, तो आज हमारी कंपनी में डिनर पार्टी होगी। तो यांग कहता है, मैंने लू को तो अब्रॉड भेज दिया है काम के लिए, तो अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला। तो रोजी कहती है, सच में तुम तो बहुत ज्यादा थॉटफुल हो। और वो कहता है, मैं तो पहले से ही था और आज मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्रिपेयर किया है। फिर वो रोजी को एक रेस्टोरेंट लेके जाता है और वो सोचती है, मैंने सोचा नहीं था इतने बड़े रेस्टोरेंट में, वो भी फर्स्ट टाइम अपने बॉस के साथ आऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी छोटी सी विश थी और पूरी भी हो गई। यांग रोजी को बैठाता है और उसे कहता है, डोंट वरी, तुम्हें रोज ऐसे सरप्राइज मिलने वाले हैं। आज हमारी फर्स्ट डेट है, एक सेरेमनी की तरह। फिर वो वहाँ पर एक म्यूजिक प्ले करने के लिए भी बुलाता है। रोजी कहती है, इन सब के लिए थैंक यू,
लेकिन तुम अभी भी मेरे लिए ट्रायल पीरियड बॉयफ्रेंड हो, तो मैं तुम्हारा इस तरह से फायदा नहीं ले सकती। एक काम करते हैं, जितना भी बिल होगा हम उसका हाफ हाफ कर लेंगे। यांग उसकी बात मान जाता है क्योंकि उसी ने बोला था कि वो जैसा कहेगी उसे वैसा ही करना है। फिर वो वेट्रेस को डिशेज लाने के लिए कहता है। रोजी देखती है यहाँ पर सारी महंगी डिशेज हैं और उसने ऑर्डर की हैं। वो सारा प्राइस चेक करती है तो हैरान हो जाती है। यांग उससे पूछता है, क्या मैंने जो मंगाया है वो तुम्हें पसंद नहीं? रोजी को तो बेचारे शौक लग जाता है कि नहीं, मुझे तो बहुत पसंद आई। फिर डिनर के बाद वो अपने घर जाते हैं। उसकी फ्रेंड उसे कहती है, तुम्हारे फर्स्ट डेट कैसी रही? फिर रोजी कहती है, तुम्हें पता है आज मैंने 88,000 रुपीज खर्च किए, इतना महंगा डिनर करके तो मेरा सर ही दर्द करने लग गया। तो उसकी फ्रेंड कहती है, क्या यांग पागल हो गया है, उसने तुमसे इतना खर्चा करवाया? तो रोजी कहती है, नहीं, मैंने ही उसे ऐसा करने के लिए बोला था कि मैं हाफ बिल पे करूंगी। रोजी कहती है, तुम्हें पता है मैंने उसे 1 महीने के ट्रायल बॉयफ्रेंड बनाया है ताकि मैं उसे एक मौका दे सकूं। मैंने कभी नहीं सोचा था ये इस टाइप का होगा, मैं तो इसे कंट्रोल ही नहीं कर सकती। उसकी फ्रेंड पूछती है, अब तुम्हारा कल का क्या प्लान है? कल तुम्हें डेट पर जाना है या फिर मेरे साथ पार्टी में? तो रोजी कहती है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, ऑफ कोर्स मैं पार्टी में जाऊंगी, मेरे पास अच्छा बहाना है डेट को मना करने का। फिर रोजी यांग के ऑफिस में आती है। वो उसे कहता है, आज रात हम दोनों को एक पार्टी में जाना है और मैंने तुम्हारे लिए ये ड्रेस भी ली है। तो रोजी कहती है, इसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड की पार्टी में जाना है। और ये बोलकर वो फटाक से वहाँ से भाग जाती है। यांग कहता है, तुम इस तरह से तुम मुझसे बच नहीं सकती। फिर हम देखते हैं रोजी अपने फ्रेंड के साथ अपने फ्रेंड की दी हुई पार्टी में आती है। रोजी की फ्रेंड लिन उसे बोलती है, ये बाइलिन कितनी ज्यादा गंदी लड़की है, अब रोड से आने के बाद भी तुरंत ही ऐसा शो ऑफ करने लगी है पार्टी देकर। मेरा तो यहाँ पर आने का मन ही नहीं था। रोजी कहती है, मेरा कौन सा आने का मन था, मैं बस यांग से बचने के लिए यहाँ पर आई हूँ। फिर दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, चलो अब यहाँ पर आ ही गए हैं तो हम फूड एंजॉय करते हैं। फिर हमें बाइलिन को दिखाया जाता है जिसके बारे में अभी वो दोनों बात कर रही थी, वही पुरानी क्लासमेट जिसने ये पार्टी रखी है। हम देखते हैं वो एक वाइन में मिलाकर वेटर को कह देती है, इसे रोजी को दे देना। रोजी उसे ड्रिंक करने वाली होती है, इतने में वहाँ 2 लड़कियां आती हैं और उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और कहती हैं कि आखिर बाइलिन ने इसे भी पार्टी में बुला ही लिया। तो रोजी की फ्रेंड रोजी की साइड लेते हुए कहती हैं, उन दोनों पर चिल्लाती हैं, तुम लोग बकवास मत करो, तुम लोगों को पता भी नहीं है रोजी ने कितना ज्यादा हार्ड वर्क करके अपने फैमिली का कर्जा उतारा है। वो लोग बोलने लगती हैं कि इतनी जल्दी को इतना पैसा कैसे कमा सकता है, पक्का इसने कोई गलत काम किया होगा। रोजी भी उन लोगों को सुना देती है, मैंने तो अपने मेहनत से कमाए हैं, मैंने व्हाइट मनी कमाई है, लेकिन तुम दोनों का क्या, तुम लोग तो क्लब में जाकर गंदे गंदे काम करती हो। वो दोनों लड़कियां रोजी की इस बात पर गुस्सा हो जाती हैं। तो वहाँ पर बाइलिन आ जाती है और उन लोगों को रोकती है और बोलती है, हम लोग पुराने क्लासमेट हैं तो ऐसे लड़ाई नहीं करते। फिर बाइलिन रोजी को ड्रिंक करवाने के लिए सभी के साथ टोस्ट करने की एक्टिंग करने लगती है। तो सभी लोग टोस्ट करते हैं तो रोजी ड्रिंक कर लेती है। इधर हम यांग को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ इसी पार्टी में आ रहा होता है। तभी हम रोजी को देखते हैं जिसको नशा चढ़ गया होता है। उसकी फ्रेंड उसकी फिक्र कर रही होती है। तभी वहाँ पर बाइलिन आती है और कहती है, लगता है इसकी तबीयत खराब हो गई है, यहाँ पर बहुत सारे रूम मैंने बुक कर रखे हैं, चलो मैं इसे रेस्ट करवा देती हूँ। फिर बाइलिन रोजी की इज्जत खराब करने के लिए उसे किसी गंदे आदमी को दे देती है और उसका गलत वीडियो बनाने के लिए भी कहती है। रोजी को जैसे ही होश आता है वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है पर वो दोनों आदमी उसे वहाँ से भागने नहीं देते। इधर हम देखते हैं यांग अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में होता है और वो वहाँ पर रोजी को ढूंढ रहा होता है। उसका फ्रेंड बोलता है कि तुमने तो कहा था रोजी इसी पार्टी में आई है, तो वो कहाँ पर है? तभी हम देखते हैं यहाँ पर लिन भी रोजी को ढूंढ रही होती है और वो यहाँ पर उन लड़कियों से पूछती है, क्या तुमने रोजी को देखा? वो मेरा फोन नहीं उठा रही। यहाँ पर वो लोग उसे कुछ भी नहीं बता रही होती है कि आखिरकार बाइलिन रोजी को कहाँ पर लेकर गई है। पास ही खड़ा यांग भी ये सुन लेता है और वो उसे बताने लगती है कि रोजी मुझे मिल नहीं रही है, प्लीज मेरी मदद करो। पता नहीं रोजी को चक्कर आ रहे थे और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और बाइलिन उसे अपने साथ ले गई थी। फिर यांग अपने फ्रेंड के साथ मिलकर रोजी को ढूंढने चला जाता है और वो ढूंढते हुए उसी रूम में पहुंच जाता है। यांग का फ्रेंड उन दोनों आदमियों की पिटाई करता है और यांग रोजी के पास आता है और बोलता है, ये मैं हूँ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। फिर वो जल्दी से यहाँ से रोजी को उठाकर लेके जा रहा होता है। अभी वहाँ पर बाइलिन आती है और कहती है, यहाँ पर क्या हो रहा है? यांग बोलता है, तुम नाटक करना बंद करो। वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ 8 सालों से हूँ, तुम्हें अभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। तो यांग उससे कहता है, अगर मुझे पता चला इन सब पे तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। और वो रोजी को लेके वहाँ से चला जाता है। बाइलिन सोच लेती है कि एक दिन मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगी। फिर हम देखते हैं यांग रोजी को रूम में लाता है और कहता है, मैं अभी डॉक्टर को लेके आता हूँ। और वो उसे रोक लेती है और वो कहता है, फिर अब तुम मेरे
मेरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना। फिर दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं जब रोजी की नींद खुलती है तो वो इसे देखकर जोर से चिल्ला रही होती है और कहती है कि ये सब क्या चल रहा है। फिर उसे मारने लग जाती है और कहती है तुम कितने ज्यादा बेशर्म हो। तो यांग कहता है ध्यान से देखो, ये सब तुमने मेरे साथ किया है, तो पहले दिमाग पर जोर लगा और याद करो कि किसने किसका फायदा उठाया है। फिर रोजी याद करने लग जाती है कि कल रात उसने क्या क्या करा था। फिर वो उसे सॉरी कहती है कि मुझे कल रात का कुछ याद नहीं था। वो कहता है कोई बात नहीं, बस तुम्हें इतना याद रखना है कि तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। रोजी कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। फिर इधर हम देखते हैं रोजी की फ्रेंड लिन उसे पूछती है कि मुझे सच सच बताओ, क्या तुम दोनों के बीच में सच में कल रात को कुछ भी नहीं हुआ था। वो कहती है नहीं, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ। उसकी फ्रेंड ये सुनकर काफी हैरान होती है कि आखिर तुमने अपने ऊपर कंट्रोल कैसे किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं लू को, जो कि अपने फ्रेंड के साथ होता है और उसे पता लग जाता है कि उसने रोजी के साथ नाइट स्पेंड की है। तो उसका फ्रेंड ये जानकर बहुत खुश होता है और उसे कहता है अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड को भागने मत देना। और वो उसे बताता है कि उन दोनों आदमियों को मैंने 5 साल की जेल करवा दी है, जिसने रोजी के साथ गलत करने की कोशिश की थी। ये सुनकर यंग बहुत खुश हो जाता है और अपने फ्रेंड को पैसे भेज देता है और उसका फ्रेंड और भी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है ठीक है, 5 साल कम है, मैं उन्हें पूरी लाइफ की जेल करवा देता हूँ। और ये सुनकर यंग और भी खुश हो जाता है और कहता है ये हुई ना बात। फिर अगले दिन हम देखते हैं रोजी यांग के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर आ रही होती है और उसे थैंक्स कहती है और कहती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पिछली बार जो कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था और जिसने मुझे किडनैप किया वो दोनों एक ही हैं, मिस्टर वांग। तो यांग उसे कह देता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हें थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर रोजी के डैड ये सुन लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो तुम मेरे दामाद बनने वाले हो और दिखने में तो तुम बहुत ही अमीर हो, तो तुम्हें ब्राइड प्राइज में कम से कम 10 मिलियन देने होंगे। ये सुनकर रोजी बोलती है डैड आप कैसी बातें कर रहे हो। उसके डैड कहते हैं ये 100 मिलियन का प्रोजेक्ट कर रहा है, अगर 10 मिलियन मुझे दे भी देगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, और वैसे भी मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया है तो कम से कम इतना तो डिजर्व करता ही हूँ, इसमें गलत ही क्या है। वो अपने डैड को ऐसा करने से रोकती है और उन्हें चुप करने लगती है, लेकिन फिर भी उसके डैड कहते हैं अब तुम मुझे 10 मिलियन के साथ साथ एक विला और एक लग्जरी कार भी दोगे। तो यहाँ उसके डैड पर गुस्सा करता है कि आप कैसे पिता है, आप अपनी बेटी को मुझे बेच रहे हो। और रोजी भी कहने लगती है कि डैड आपने अपनी लिमिट्स क्रॉस की हैं। तो उसके डैड उसे एक थप्पड़ जड़ देते हैं और कहते हैं तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर ये बोलकर वो जाकर कार में बैठ जाते हैं और वहाँ भी बैठकर जोर से कहते हैं अगर तुमने मेरी शर्तें नहीं मानी तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कभी नहीं होने दूंगा। और वो चले जाते हैं। यांग यहाँ पर रोजी की केयर करता है और कहता है तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। वो कहती है नहीं, और वो सोचती है कि मेरे डैड कितने ज्यादा ग्रीडी हैं। ये देखकर यांग मुझसे दूर हो जाएगा। इधर हम वायलिन को देखते हैं जो अपने डैड को कह रही होती है मैं इतने सालों बाद अब्रोड से वापस आई हूँ और अब मैं यांग से ही शादी करूंगी, क्योंकि 8 साल पहले हम दोनों की शादी फिक्स हुई थी पर मैं छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब मैं उससे शादी करूंगी और उसकी कंपनी का फायदा उठाऊंगी। इधर हम यांग को देखते हैं, उसका फ्रेंड उसे एक बुक देते हुए कहता है इसके अंदर बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिससे तुम रोजी को खुश कर सकते हो। ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम अब्रोड से वापस आ जाती है